नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त और आज हमारा ये 5वां वीडियो है जिसमें हम चौथे अंक के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्थ या चौथे अंक के घटना की अगर बात करें तो इसमें पर्वतेश्वर के मृत्यु के पश्चात कल्याणी आत्महत्या कर लेती है। सभी आंतरिक विद्रोह को चाणक्य समाप्त कर देता है। राक्षस और सुवासिनी और चंद्रगुप्त एवं कार्नेलिया विवाह कर लेते हैं। इसके बाद जो चाणक्य है वो राजनीति से विश्राम ले लेता है, यह कहकर कि वे चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहते हैं। इस अंक में 14 दृश्य हैं और 7 गीत भी हैं। तो आइए इन 14 दृश्यों के बारे में यहाँ पर हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ अगर हम बात करें पहले दृश्य की तो इसमें मगध का राजकीय उपवन में विचार विमगन कल्याणी प्रवेश करती है। पर्वतेश्वर, चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। इस दृश्य में कल्याणी का एक गीत भी है। देखिए, महत्वाकांक्षा का मोती कहाँ रहता है? निष्ठुरता की सीप में, यानी कठोरता के भीतर ही हम अपनी महत्वाकांक्षाएं या इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं। यहाँ पर कल्याणी जो गीत गाती है वो क्या है? सुधा शिखर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, रह न जाएं वे अपने वश में, रूप राशि इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो। तो यहाँ पर कल्याणी का गीत है। उसके बाद दूसरे दृश्य की अगर बात करें तो दूसरे दृश्य में क्या है कि पथ में, मार्ग में राक्षस और सुवासिनी का आपसी वार्तालाप होता है। पिता की प्राप्ति होने पर सुवासिनी पुनः उसकी संरक्षता में जाने के लिए उत्सुक दिखाई देती है। इस पर राक्षस को चाणक्य के प्रति उसकी शंका होती है। यहाँ नेपथ्य से गीत की आवाज़ आती है, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। तो यहाँ पर मुख्य जो बात है, राक्षस, सुवासिनी और जो चाणक्य है उनको इस दृश्य में दिखाया गया है। तीसरे दृश्य की अगर बात करें तो यह मगध की आयोजित परिषद गृह का दृश्य है। यहाँ पर राक्षस चाणक्य के द्वारा विजयोत्सव नहीं मनाने की आज्ञा का विरोध कलापूर्ण ढंग से परिषद के सदस्यों में उकसाता है और तटस्थ बने रहने की परवरी अपनाता है। मौर्य सेनापति और उसकी पत्नी प्रत्यक्ष ही उत्सव नहीं मनाने का निर्णय लेते हैं। देखिए, यहाँ पर विजय का उत्सव चाणक्य नहीं मनाना चाहता, लेकिन जो राक्षस है ये लोगों को इसके लिए उकसाता है कि उत्सव मनाया जाना चाहिए, लेकिन चाणक्य इस उत्सव का विरोध करता है। तो वहाँ पर मौर्य सेनापति और उसकी जो पत्नी है वो उत्सव नहीं मनाने का कारण किससे पूछते हैं? चाणक्य से पूछते हैं। चाणक्य और सुवासिनी का वार्तालाप होता है जो चाणक्य के हृदय पक्ष का द्योतक करता है। चर के आगमन से सेल्यूकस के पुनः आक्रमण की सूचना मिलती है। साथ ही यह भी पता चलता है कि दूर दक्षिण में जाने के लिए उसे चाणक्य की आज्ञा नहीं थी। इसके बाद अगर देखें चौथा दृश्य, चौथे दृश्य में प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त और कुमारी मालविका का वार्तालाप होता है। उन दोनों की बातों से उनके हार्दिक पक्षों का अभिव्यक्तिकरण होता है, यानी मन के भावों को वो अभिव्यक्त करते हैं। मालविका के इस कथन से कि आज शयन में घातक आएंगे, उसके जीवन के प्रति पाठक व्यथित होने लगते हैं। मालविका गीत गाती है, बज रही बंसी आठों धाम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख पर अभिराम की। इस दृश्य में एक और गीत भी आता है। यहाँ पांचवें दृश्य की अगर बात करें तो प्रभात राजमंदिर के प्रांत भाग में विचार मगन चंद्रगुप्त दिखाई देता है, यानी सुबह में चंद्रगुप्त यहाँ विचार कर रहा है। चाणक्य से चंद्रगुप्त अपने माता पिता के निर्वासित होने का कारण पूछता है। तब चंद्रगुप्त यह कहता है कि यह अक्षुण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं। तभी चाणक्य का ब्राह्मणत्व जाग उठता है। वह अपने वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हुए वहां से चला जाता है। उसी समय सिंहरण मालविका की हत्या की सूचना चंद्रगुप्त को देता है और चाणक्य के चले जाने की सूचना पाकर वह भी वहां से चला जाता है। तो यहाँ इस दृश्य में मालविका की हत्या कर दी जाती है। इसके पश्चात छठे दृश्य की अगर बात करें तो इस दृश्य में सिंधु तट पर एक पर्ण कुटीर में
यानी पत्तों की बनी हुई कुटिया में चाणक्य कात्यायन में स्थिति विषयक वार्तालाप होता है। चाणक्य और कात्यायन दोनों प्रमुख पात्र हैं। चाणक्य कात्यायन को मगध जाने की सलाह देता है। कात्यायन यह भी सूचना देता है कि यवन की बाला कौन है? कार्नेलिया पूर्ण रूप से आर्य संस्कृति में निष्णात है, यानी वो इससे प्रभावित है। चाणक्य और आंबिक के वार्तालाप से ये ज्ञात होता है कि आंबिक अपने दोष की कालिमा पश्चाताप के जल से प्रक्षालित करते हुए प्रतिशोध लेने की सामर्थ्य में समेटे हुए हैं। यानी जो यहाँ पर क्या है, आंबिक है वो प्रतिशोध लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है, उसी भाव को वो अपने भीतर समेटे हुए हैं। उसमें देशद्रोह की मसीह से कलंकित आंबिक की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अग्नि, अलका, नागरिकों और जो वहाँ भीड़ है उसमें प्रसिद्ध राष्ट्रीय गान एक साथ स्वर में गाती है। कौन सा राष्ट्रीय गान? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रभुत्व शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, गाती हुई वहाँ पर आ जाती है। ये गान किसके द्वारा गाया जाता है? आप ये ध्यान में रखेंगे, ये जो गान है ये अलका और नागरिकों के द्वारा गाया जाता है। सजल नेत्रों से अपने हृदय के कोने को आज अंतिम बार चाणक्य अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कर्तव्य की बलि चढ़ा देता है। और यहाँ पर 7वां दृश्य जब प्रकट होता है या दिखाई देता है, मंच पर मंचित होता है, तब कपीशा में अलेक्जेंड्रिया का राजमंदिर में कार्नेलिया और राक्षस की बातचीत है। कार्नेलिया राक्षस को देशद्रोही बताती है। उसी समय राक्षस के चले जाने पर कार्नेलिया सेल्यूकस से देशद्रोही एवं राक्षस तुल्य राक्षस से पढ़ने से स्पष्ट इनकार कर देती है। वो मानती है कि ये वाकई में राक्षस है, राक्षस के समान है। ये किसके विचार हैं? यहाँ पर कार्नेलिया के विचार हैं, सेल्यूकस के सामने वो अभिव्यक्त करती हैं। 8वें दृश्य में अगर हम देखें तो मार्ग में या पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक का प्रवेश होता है। वह स्वयं ही सम्राट से सैनिक बनना स्वीकार करता है, वह स्वयं ही, क्योंकि सिहरण ने बलाधिकृत का पद संभालने से मना कर दिया है। अतः वह पद भी चंद्रगुप्त लेकर और शक्टार के नाम एक पत्र लिखकर एक सैनिक को मगध भेजता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चंद्रगुप्त है वो सैनिक के वेश में है या सैनिक बनकर वो चल रहा है। सिहरण ने जो पद संभालने से इनकार कर दिया है उस पद को भी चंद्रगुप्त ही संभाल रहा है और शक्टार के नाम एक पत्र मगध में भेजा जाता है। 9वें दृश्य में अगर देखें तो ग्रीक शिविर का दृश्य दिखाया गया है। कार्नेलिया की सहायता से उसकी सखी एलिस का वार्तालाप, उसके बाद बंदी रूप में आई सुवासिनी कार्नेलिया की सहायता से उसकी सखी बन जाती है। सुवासिनी स्मृति को प्रेम के क्षेत्र में उसकी अनुमति जन्य भावना काव्य के साथ दार्शनिकता लेकर यहाँ पर प्रकट हुई है। देखिए यहाँ पर उसके जो प्रेम भाव हैं वो दार्शनिकता को प्रकट कर रहे हैं। किसके? सुवासिनी के। तो यहाँ सुवासिनी और कार्नेलिया मुख्य पात्र के रूप में है। सुवासिनी स्मृति को प्रेम का प्राण और कार्नेलिया उसे निष्ठुर मानती है। अपने पिता के मुख से चंद्रगुप्त की सेना पर आक्रमण की बात सुनकर कार्नेलिया उसका विरोध करती है। अंत में सुवासिनी का एक गीत यहाँ पर है, सखे वह प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी। इसी के साथ दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। 10वें दृश्य में प्रारंभ में युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिहरण का वार्तालाप है। सिहरण के द्वारा यह सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त ने प्रचंड आक्रमण किया है जिससे यवन सेना थर्रा उठी है। वीर सिहरण अपने आप को युद्ध में सम्मिलित होने से नहीं रोक पाता, इसीलिए वह चाणक्य से आज्ञा मांगता है। इस समय चाणक्य भविष्य की सभी घटनाओं की सूचना देकर सिहरण को विदा कर देता है। प्रतिशोध लेते हुए सेल्यूकस के आघातों से आंबिक की मृत्यु होती है। इस अवसर पर सिहरण चंद्रगुप्त की सहायता करता है, यानी सिहरण किसका साथ देता है? चंद्रगुप्त का साथ देता है। 11वें दृश्य में शिविर के भाग में राक्षस और सुवासिनी का वार्तालाप होता है। भयभीत सुवासिनी को लेकर राक्षस वहां से भाग निकलता है। कार्नेलिया को पता चलता है कि विजेता सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त के हाथों पराजित हो गया है। चंद्रगुप्त सेल्यूकस को सुरक्षित स्थान पहुंचाकर बंधन मुक्ति की घोषणा करते हुए वहां से चला जाता है। तो यहाँ पर
सेल्यूकस की रक्षा करता है, कौन करता है? चंद्रगुप्त करता है। विजेता सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त के हाथों यहाँ पर पराजित हो जाता है और चंद्रगुप्त उसे सुरक्षित स्थान पर भेज देता है और वहाँ से चला जाता है। 12वें दृश्य में साइवर्टियस और मेगास्थनीज ये लेखक रहे हैं, प्रसिद्ध लेखक है। मेगास्थनीज के वार्तालाप से पता चलता है कि समस्त ग्रीक शिविर बंदी है, मालवा और तक्षशिला की सेना घेरा डाले हुए है। उधर सेल्यूकस के सीरिया पर मेंटिगोनस ने आक्रमण किया है। इस परिस्थिति में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के साथ संधि के लिए बाध्य किया जाता है। भारत के लिए कन्या का दान सेल्यूकस के लिए असंभव है, फिर भी चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का पूर्व परिचय संभावना प्रदान करता है, यानी वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए ये संभावना बन रही है कि सेल्यूकस कार्नेलिया का दान कर देगा, यानी कन्यादान कर देगा। साथ ही सेल्यूकस यह बताता है कि कार्नेलिया ने इस युद्ध में अनेक बाधाएं उपस्थित की हैं, किंतु जब अंत में सेल्यूकस उसी के मुख से ये सुन लेता है कि मैं स्वयं पराजित हूँ, तब उसे कार्नेलिया के प्रेम का परिचय हो जाता है और वह अपनी बेटी से कह देता है कि तू ही भारत की सम्राज्ञी होगी, यानी रानी बनेगी। 13वां दृश्य है, यहाँ पर दंडायन के तपोवन में ध्यानास्थ चाणक्य के निकट राक्षस और सुवासिनी का वार्तालाप है। सुवासिनी सत्य, परामर्श एवं तपोवन के पवित्र वातावरण के प्रभाव से राक्षस चाणक्य से अपने अपराधों की क्षमा मांगने को तैयार हो जाता है। चाणक्य का स्वागत कथन प्रकृति के संस्पर्श से आनंद सागर में डूबा हुआ सा प्रतीत होता है। उसी समय सेनापति मौर्य अपने प्रतिशोध और चंद्रगुप्त के निष्कंटक राज्य के लिए चाणक्य की हत्या करना ही चाहता था कि सुवासिनी से इस प्रकार का घृणित कार्य करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अर्थात सेनापति मौर्य को कौन रोक लेती है? सुवासिनी रोक लेती है। सम्राट चंद्रगुप्त अपने गुरु के सम्मान में अपने पिता को अपराध का दंड देना चाहता है, पर विशाल हृदय वाला चाणक्य उसको माफ कर देता है। इसी समय वह मंत्री पद राक्षस को प्रदान करता है। चाणक्य को छोड़कर सबका राज प्रसाद की ओर प्रस्थान हो जाता है, यानी सब कहाँ चले जाते हैं? राजमहल में चले जाते हैं। 14वें और अंतिम दृश्य की अगर हम बात करें तो इस अंतिम दृश्य में नाटक के फल को भोगने वाले चंद्रगुप्त को सिंहासनारूढ़ दिखाया गया है, यानी सिंहासन पर बैठा हुआ है कौन? चंद्रगुप्त। और संधि की शर्तों में सेल्यूकस सहर्ष खुशी खुशी अपनी पुत्री कार्नेलिया को भारत की साम्राज्ञी बनाने के लिए सम्मति प्रदान करता है। जैसे ही बुद्धिसागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को सेल्यूकस देखने की इच्छा प्रकट करता है, वैसे ही चाणक्य का वहाँ पर आगमन होता है और मंगल कामना करता हुआ ग्रीक गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को भारत की कल्याणी बनाने के लिए प्रार्थना करता है। सेल्यूकस सहर्ष स्वीकार करता है। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का पाणी ग्रहण यानी विवाह होने के पश्चात मुंदित हुए चाणक्य का वहाँ से प्रस्थान हो जाता है और इसी के साथ ये नाटक समाप्त हो जाता है। इस नाटक में अगर गौर करें तो चंद्रगुप्त नाटक में मौर्य साम्राज्य के उत्थान और मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी है। चंद्रगुप्त नाटक चाणक्य के प्रतिशोध की कहानी है। किससे बदला लेना चाहता था? घनानंद से बदला लेना चाहता था। कौन? चाणक्य, क्योंकि घनानंद ने इसका अपमान किया था और चाणक्य ने अपने अपमान को, एक ब्राह्मण एक शिक्षक के अपमान को इतना गंभीरता से लिया कि उसने घनानंद की सत्ता ही परिवर्तित कर दी। इस नाटक में प्रेम के लिए त्याग भाव को भी दिखाया गया है, जो कि इस नाटक के मुख्य कथानक में शामिल है। तो उम्मीद करती हूँ कि नाटक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने विचार ज़रूर कमेंट के माध्यम से व्यक्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।